हेलो दोस्तों, द आचार्य क्लासेस में आपका स्वागत है। तो मैं आपको भौतिक विज्ञान का सेट दूसरा सॉल्व करवा रहा हूं। तो इसमें आपको बता दूं, आज की ये लास्ट वीडियो होगी जिसमें आपका ये पूरा कवर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसकी 4 वीडियो अपलोड हो चुकी है, 5वीं वीडियो ये है। तो इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो आप लोग ज़रूर प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो अब शुरू करते हैं। तो देखिए, मैंने आपको यहाँ तक क्वेश्चन हल करवा दिया था। ठीक है, चौथी वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन यहाँ तक एक एक क्वेश्चन सभी हल करवा दिए थे। और आज का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7वां क्वेश्चन क्या है? किरण आरेख की सहायता से परावर्ती दूरदर्शी में प्रतिबिंब बनने की व्याख्या। मतलब प्रतिबिंब बनता कैसे है, कैसे दिखाई देता है, तो उसकी हम लोग चर्चा करेंगे। अपवर्ती दूरदर्शी से इसकी विशेषताओं की तुलना कीजिए। अब देखिए, परावर्ती और अपवर्ती आपको बता दें, ये खगोलीय दूरदर्शी होता है। खगोलीय दूरदर्शी दो प्रकार का होता है, एक परावर्ती होता है और दूसरा अपवर्ती। तो यहाँ पे पूछा है परावर्ती। तो चलिए दोस्तों, अब देखिए इसका आंसर आप लोग तो देख सकते हैं। दोस्तों, ये इसकी 5वीं क्लास है और आपको बता दें कि ये इसका लास्ट वीडियो होगी। तो इसका देखिए आप लोग चित्र। ठीक है, आप लोग को मैं नॉर्मली समझा रहा हूँ। पहले देखिए, इसमें क्या होता है कि अगर कोई वस्तु है, ठीक है, खगोलीय दूरदर्शी में कोई वस्तु अगर दूर रखी हुई है, ठीक है, तो उससे जो प्रकाश आता है वो सीधा आएगा पहले अवतल दर्पण पर। ठीक है, दर्पण पर आएगा, उसके बाद दर्पण से टकराने के पश्चात, ठीक है, दर्पण से टकराने के पश्चात वह समतल दर्पण पर आता है। ठीक है दोस्तों, तो वस्तु से आएगी पहले दर्पण पर, उसके बाद फोकसित होकर फिर समतल दर्पण पर आएगी। और समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब फिर उसका बनता है वह वस्तु से बहुत छोटा बनता है लेंस और दर्पण के बीच में। लेकिन फिर उत्तल लेंस जो ये होता है, ये लेंस की सहायता से हमको प्रतिबिंब काफ़ी बड़ा दिखता है और चमकीला दिखता है, स्पष्ट दिखता है। ठीक है दोस्तों, तो आप देख लीजिए, यहाँ पे वस्तु, यहाँ से प्रकाश किरण आई, दर्पण से टकराई, दर्पण से टकराने के पश्चात दोनों एक समतल दर्पण पर टकराई। उसके बाद उसका प्रतिबिंब जो बना समतल दर्पण और लेंस के बीच में बना और छोटा बना। ठीक है, वस्तु इतनी बड़ी है, प्रतिबिंब इतना छोटा बना। उसके बाद जब हम लेंस की सहायता से देखते हैं, तो लेंस से हम जब देखते हैं तो हमारा प्रतिबिंब काफ़ी बड़ा दिखता है, चमकीला और स्पष्ट दिखता है। तो चलिए अब इसको आप लोग थोड़ा सा समझेंगे चित्र के माध्यम से। तो समझिए इसको, देखिए, खगोलीय परावर्ती दूरदर्शी द्वारा जिस वस्तु को देखना होता है, अवतल दर्पण का द्वारक उस वस्तु की ओर कर देते हैं। अब देखिए, यहाँ पे वस्तु है, तो अवतल दर्पण का जो ये द्वारक है, ठीक है, ये द्वारक है, ये द्वारक जो है वस्तु की ओर है। ठीक है, अब अगर यही वस्तु इधर होती तब इसका द्वारक कैसे बनाते? ठीक है, ये इस प्रकार। ठीक है, तो देखिए, खगोलीय परावर्ती दूरदर्शी द्वारा जिस वस्तु को देखना होता है, ठीक है, जिस वस्तु को देखना होता है, अवतल दर्पण का द्वारक उस वस्तु की ओर कर देते हैं। ये द्वारक कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आप आगे समझेंगे। दूर स्थित वस्तु AB से आने वाली किरणों को अवतल दर्पण M1 अपने फोकस पर केंद्रित करता है। ये देखिए वस्तु है, यहाँ से जो प्रकाश की किरण आएगी, इसको ये क्या करेगी, एक जगह फोकस करके केंद्रित करेगी। पहले क्या करेगी, केंद्रित करता है। उसके बाद परंतु ये किरणें फोकस पर केंद्रित होने से पूर्व, ठीक है, होने से पूर्व फोकस से पहले 45 डिग्री कोण पर झुके समतल दर्पण M2 पर आपतित हो जाती। अब ये दोनों किरणें अगर देखिए यहाँ पे न मिलती, ठीक है, एक देखिए यहाँ पे आई और दूसरी यहाँ पे, तो ये किरणें यहाँ पे आके कुछ आगे पे यहाँ पे आके मिल जाती। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे ये आके मिल जाती, लेकिन उससे पहले दर्पण आ गया, तो इसलिए ये दर्पण से क्या हो जाती है, दर्पण पर आपतित हो जाती है। अब देखिए, समतल दर्पण इन किरणों को परावर्तित करके AB का छोटा वास्तविक
उल्टा प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बनाता है। देखिए ये वस्तु थी, वस्तु से जब किरणें आई तो अवतल दर्पण इसको फोकसित करेगा। अब ये अगर मान लीजिए ये दर्पण बीच में समतल दर्पण ना होता तो ये आगे आके यहीं पर फोकसित हो जाती, ये सीधी इस प्रकार आती यहाँ पे और ये यहाँ पे आती तो ये फोकसित हो जाती। लेकिन समतल दर्पण होने के कारण यहाँ से टकराने के पश्चात ये दोनों किरणें यहाँ पर आकर मिल गई, तो प्रतिबिंब का जो यहाँ पे वस्तु है, वस्तु का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश वस्तु से छोटा बना। ठीक है, छोटा बनता है। अब देखिए समतल दर्पण इन किरणों को परावर्तित करके ए बी का छोटा वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बनाता है। ये देखिए ए डैश बी डैश बनाता है। ठीक है दोस्तों, ए डैश बी डैश यहाँ पे होगा, ए डैश बी डैश बनाता है। ठीक है, अब देखिए नेत्रिका ए डैश बी डैश का, नेत्रिका जो है ये अब नेत्रिका, ठीक है, ये नेत्रिका लेंस, नेत्रिका ए डैश बी डैश का सीधा बड़ा तथा आभासी प्रतिबिंब A1 B1 बनाता है। अब देखिए वस्तु यहाँ पे थी, दर्पण ने इसको क्या किया, केंद्रित करेगा, फोकसित करेगा तो यहाँ पे आता, लेकिन इस समतल दर्पण के कारण ये दोनों टकराए किरणें और यहाँ पर ये मिल गई तो यहाँ पे इसका प्रतिबिंब बन गया। लेकिन नेत्रिका लेंस जो नेत्रिका है वह अब इस छोटे से प्रतिबिंब का बड़ा प्रतिबिंब A1 B1 बना देता है। ठीक है दोस्तों, जो कि देखिए क्या कहाँ होता है, A1 B1 स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं समतल दर्पण इन किरणों को परावर्तित करके ए बी का छोटा वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बनाता है। ये समतल दर्पण ने ए डैश बी डैश बना दिया। नेत्रिका ए डैश बी डैश का सीधा बड़ा तथा आभासी प्रतिबिंब, अब इसका जो प्रतिबिंब है, ठीक है, A1 B1 स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, ये न्यूनतम दूरी, ठीक है, तथा अनंत के बीच बनाता है। ठीक दोस्तों, तो ये किरण आरेख था। तो आप सीधा इसको अगर अपने भाषा में लिखेंगे तो आप ऐसे ही लिखेंगे, जिस ओर वस्तु होती है उस ओर अवतल दर्पण का द्वारा करते हैं तो वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणों को अवतल दर्पण एक जगह केंद्रित करता है, लेकिन केंद्रित होने से पहले ही समतल दर्पण लगा होता है जो 45 डिग्री पर होता है, वह उस वस्तु का छोटा प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बना देता है। तो नेत्रिका उस छोटे प्रतिबिंब ए डैश बी डैश का बड़ा प्रतिबिंब A1 B1 स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी और अनंत के बीच बना देता है। ठीक है दोस्तों, तो ये था इसकी व्याख्या। ठीक, इसमें क्या बोला था, प्रतिबिंब बनने की व्याख्या, तो व्याख्या हो गई। अब बोले अपवर्ती दूरदर्शी से इसकी विशेषताओं की तुलना कीजिए। ठीक है, मतलब परावर्ती की आपको अपवर्ती दूरदर्शी से विशेषताएं इसकी बताना है। तो आप लोग इसको देख सकते हैं, इसकी ये 4 विशेषताएं। पहला, अभिदृश्यक अवतल दर्पण होने के कारण अंतिम प्रतिबिंब अधिक चमकीला बनता है। ठीक है, अब देखिए अभिदृश्यक ये अवतल दर्पण होने के कारण इसका जो प्रतिबिंब ये है ये काफी चमकीला बनता है, पहली चीज। दूसरी बात, अब परावर्ती दूरदर्शी में वर्ण विपथन का दोष नहीं होता, मतलब ये ज्यादा बिखरता नहीं है। ठीक है, इसमें ज्यादा चकाचौंध आपको नहीं दिखेगा। अभिदृश्यक दर्पण होने के कारण प्रतिबिंब पर कांच की विकृति का प्रभाव नहीं पड़ता, मतलब उसकी आकृति कैसे व कैसे है उस सब का प्रभाव नहीं पड़ेगा। परवलयिक दर्पण का प्रयोग करके गोलीय विपथन दोष को दूर कर सकते हैं। ठीक है, ये गोली दर्पण आप लोग देख सकते हैं, इसके द्वारा इसका विपथन दूर किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग इसको आराम से वीडियो को 2 से 3 बार देखिएगा। अगर नहीं समझ में आता तो इसको आप आराम से रट भी सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब अगला क्वेश्चन आप देखें। तो देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोहर मॉडल के अभिगृहीतों को स्पष्ट कीजिए। हाइड्रोजन परमाणु की ऊर्जा n बराबर 1 तथा n बराबर 4 के बीच संक्रमण के संगत उत्सर्जन तथा अवशोषण स्पेक्ट्रम में प्राप्त स्पेक्ट्रमी की
रेखाओं को दर्शाइए। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ये अथवा में से एक करना था तो मैंने ऊपर वाला बता दिया, अब ये बता देता हूँ। ठीक है दोस्तों, उसके बाद लास्ट वाला क्वेश्चन। तो चलिए इसका आंसर आप लोग देखें। आप लोग देख सकते हैं ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। अब इसमें बोहर का बोला है, तो बोहर के लिए सबसे पहले बोहर के परमाणु मॉडल के समझ लेते। देखिए बोहर का परमाणु मॉडल सन 1913 ईस्वी में ये प्रोफेसर नील बोर ने प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर रदरफोर्ड मॉडल की कमियों को दूर किया था। ठीक है, सन 1913 में नील बोर ने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में जो भी कमियां हुई उसको इन्होंने क्वांटम सिद्धांत के आधार पर हटा दिया और बोहर ने अपना एक परमाणु मॉडल को प्रस्तुत कर दिया। अब परमाणु मॉडल में उन्होंने बताया क्या, वो आप लोग को समझना है। ठीक है दोस्तों, तो अब यहाँ पे देखिए बोहर के अभिगृहित, ठीक है, बोहर मॉडल के अभिगृहित मतलब परिकल्पनाएं उन्होंने क्या किया। ठीक, तो अब इसको आप लोग समझेंगे। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर केवल उन्हीं कक्षाओं में घूम सकते हैं जिनका कोणीय संवेग, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे संवेग होगा, कोणीय संवेग, ठीक है, कोणीय संवेग h/2π होगा। उन्होंने बताया कि अगर कोई नाभिक है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर, ये नाभिक है न्यूट्रॉन और इसमें प्रोटॉन है। ठीक है, इस नाभिक के चारों ओर ये क्या होंगी, कक्षाएं होंगी। तो ध्यान से सुनिएगा, ये नाभिक के चारों ओर इसकी क्या होगी, कक्षाएं होगी। अब इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन तभी घूम सकते हैं जब उनका कोणीय संवेग h/2π होगा, h/2π होगा। ठीक है, जहाँ पे h बता देना है, h प्लांक नियतांक है जिसका मान 6.6 × 10⁻24 जूल सेकंड होती है। ठीक है, तो पहला पॉइंट आप ये याद रखेंगे कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर केवल उन्हीं कक्षाओं में घूम सकता है जिसका कोणीय संवेग h/2π होगा। ठीक है, इसका संवेग h/2π होगा तभी ये घूम पाएंगे। ठीक, दूसरा आप लोग समझिए, और जिस कक्षा में ये घूमते हैं इलेक्ट्रॉन उसे स्थायी कक्षा कहते हैं, ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो जिस कक्षा में इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं उसे स्थायी कक्षा कहते हैं। अब देखिए, जब इलेक्ट्रॉन स्थायी कक्षाओं में घूमता है तो वह ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करता। ये जब इलेक्ट्रॉन जब अपनी कक्षाओं में घूमता रहता है तो ये ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करता। ठीक है, ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करता है, ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करेगा, इसीलिए इसका परमाणु का स्थायित्व बना रहता है। ठीक है, इससे परमाणु का स्थायित्व बना रहता है। ये अगर ऊर्जा का उत्सर्जन करने लगा गले, ये इलेक्ट्रॉन अगर, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन यदि ऊर्जा का उत्सर्जन करने लगेगा तो ये इलेक्ट्रॉन एक समय ऐसा आएगा कि नाभिक के स्थायित्व को ही समाप्त कर देगा। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रॉन स्थायी कक्षाओं में घूमता है तो वह ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करता, इससे इस परमाणु का स्थायित्व बना रहता है। ठीक है दोस्तों, तो पहला पॉइंट आप ये बताएंगे कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में घूम सकता है जिसका कोणीय संवेग h/2π होगा। ठीक है, दूसरा आप ये बताओगे कि यह इलेक्ट्रॉन जब अपनी कक्षाओं में घूमता है तब ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करता। ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करता मतलब ऊर्जा इसकी खत्म नहीं होती, तो ये लगातार उसी में घूमता रहता है और नाभिक का स्थायित्व बना रहता है परमाणु का। ठीक है दोस्तों, तो 2 हो गया। अब तीसरा सुनिए, जब परमाणु को किसी कारणवश बाहर से ऊर्जा मिलती है तो उसका इलेक्ट्रॉन अपने स्थायी कक्षा को छोड़कर ऊंची कक्षा में चला जाता है, जैसे यही इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब अगर इसको ये बाहर से मान लीजिए ऐसे ऊर्जा मिली, बाहर से क्या मिली, ऊर्जा मिलेगी, तब यह जो इलेक्ट्रॉन होगा अपनी कक्षाओं को छोड़कर बाह्य कक्षाओं में, दूसरी कक्षाओं में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, और यह केवल 10⁻⁸ सेकंड तक ही रुकता है, 10⁻⁸ सेकंड तक रुकेगा, उसके बाद वह पुनः वापस किसी भी कक्षा में जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो जब परमाणु को किसी कारणवश बाहर से ऊर्जा मिलती है तो उसका इलेक्ट्रॉन अपने स्थायी कक्षा को छोड़कर
किसी ऊंची कक्षा में चला जाता है। ये जैसे ऊर्जा पाएगा अपनी कक्षा छोड़ के दूसरे में चला जाएगा। वहां वह केवल 10 की घात -8 सेकंड तक, ठीक है, 10 की घात -8 सेकंड तक ठहर कर फिर नीची कक्षा में वापस लौट आता है। ठीक है, लौटते समय विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। जब ये लौटेगा तो विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में ऊर्जा का उत्सर्जन ये करता हुआ लौटेगा। अब आगे क्वेश्चन देखिए, आपसे क्या बोला था। हाइड्रोजन परमाणु की ऊर्जा N1 n बराबर 1 तथा n बराबर 4 के बीच संक्रमण के संगत उत्सर्जन और अपशोषण बताना है। तो देखिए बस नॉर्मल आप लोग ये समझ लीजिए, जब, ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर वाली कक्षा में जाता है, नीचे से ऊपर वाली कक्षा में जाता है तब वहां पे अपशोषण होता है। नीचे से ऊपर वाली कक्षा में जाता है तो अपशोषण होता है, और ऊपर से नीचे वाली कक्षा में आता है तो उत्सर्जन होता है। ये बातें आप याद रखेंगे, नीचे से ऊपर अपशोषण और ऊपर से नीचे आने में उत्सर्जन। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग इसका अगर देखेंगे रेखीय स्पेक्ट्रम तो ये आप लोग समझ सकते हैं। देखिए उत्सर्जन तथा अपशोषण, ठीक। तो यहाँ पे ये समझाया जा रहा है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन n बराबर 4, 3, 2, 1 किसी में, ठीक है, मतलब ऊपर से नीचे आता है, ठीक, ऊपरी कक्षा से नीची कक्षा में आता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम होता है। और यदि जब कोई इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जब कोई इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर वाली कक्षा में जाता है, नीचे से ऊपर वाली कक्षा में जाता है तो वह अपशोषण स्पेक्ट्रम होता है। ठीक है दोस्तों, तो बस आपको इतना इसमें चित्र बनाना था और ये पूरा इसको लिखना था। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आया है तो वीडियो को आप जरूर लाइक कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, अब इसका लास्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे। लास्ट क्वेश्चन क्या है, एन टाइप अर्धचालक की चालकता की गणना निम्नलिखित आंकड़ों से कीजिए। ठीक है, तो देखिए ये इस पेपर का लास्ट एकदम क्वेश्चन है और मैंने यहाँ पे एक एक क्वेश्चन का सभी का हल बताया है सॉल्यूशन के साथ। ठीक दोस्तों, तो आप लोग देखिए अब लास्ट क्वेश्चन इसका, और इसको हाँ जरूर अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए जो इंटर में है, ताकि उनको भी इससे सहायता मिल सके। ठीक दोस्तों, तो चलिए अब देखिए यहाँ पे इसको आप लोग, ये क्वेश्चन था इतना मान दिया है, इसका आप देखिए सॉल्यूशन। तो देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन में उसने साफ साफ बोला चालक इलेक्ट्रॉनों का घनत्व, कोटरों का घनत्व, इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता और कोटरों की गतिशीलता। ठीक, तो हमने कुछ नहीं, चालन इलेक्ट्रॉनों के घनत्व को हमने दिखा दिया E, ठीक है, घनत्व को N से, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बोला तो इलेक्ट्रॉन को E से, बाकी ये मान क्वेश्चन में दिया है। कोटर बोला, कोटर को होल भी कहते हैं, तो यहाँ पे H हमने लिख दिया NH। ठीक, ये मान क्वेश्चन में दिया हुआ है, आप लोग ये देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये सभी मान क्वेश्चन में दिया था। ठीक है, उसके बाद देखिए हमने यहाँ पे कुछ नहीं किया, घनत्व को हमने n माना, ठीक है, इसको भी n माना, इसको गतिशीलता को म्यू माना और यहाँ पे इसको भी म्यू। ठीक है, अब देखिए इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे Ne, कोटर होल तो H, ठीक है, H, उसके बाद यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की तो E और यहाँ पे कोटरों की तो H, ठीक है, होल। बस यहाँ पे हमने इतना लिख दिया। अब याद रखिए इसका फॉर्मूला होता है अर्धचालक की चालकता का। ठीक है, तो फार्मूला होता है सिग्मा बराबर E, ठीक है, ब्रैकेट में Ne म्यू E प्लस NH, ठीक है, और म्यू H, यहाँ पे जो होगा NH होगा, यहाँ पे क्या होगा NH। ठीक दोस्तों, अब बस मान हमें रखना है। देखिए E इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 × 10⁻19। ठीक है, तो ये मान होता है। अब NH का मान देखिए 8 × 10⁻13 म्यू E, ठीक है, म्यू E का मान होता है, ये देख सकते हैं 2.3 × 10⁻4, 2.3 × 10⁻4। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं फिर प्लस लगा तो प्लस
NH का मान देखिए 5 गुणे 10 की घात 12, 5 गुणे 10 की घात 12। उसके बाद देखिए म्यू एच का मान है 100, तो यहाँ पे हमने लिखा 100। अब आगे आप लोग देखें, इसको वैसे उतार दिए। अब अगर इसका गुणा हम करते हैं, ठीक है, तो 8 त्रिक 24 होता है, 8 दूनी 16, 2 18, ठीक है, दशमलव है तो यहाँ पे दशमलव हमने देखिए 13 4 17, ठीक, 13 4 17, 13 में 4 जोड़ देंगे 17 प्लस, उसके बाद ये प्लस है तो देखिए 5 गुणे, ठीक, देखिए 10 की घात 12। अब ये लिखा है 100, तो 100 को लिख सकते हैं 10 की घात 2, तो 10 की घात 2 और 12 हो जाएंगे 14, ठीक है। अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे नीचे, इसके बाद 1.6 गुणे 10 की घात -19। यहाँ पे देखिए सबसे बड़ी समस्या यहीं पे आपको समझने में होगी, ठीक है। अगर देखिए ये चीज़ आपको करना जल्दी नहीं आता है तो आप लोग इसको ज़रूर अच्छे से सीखिए। देखिए यहाँ पे 17 लिखा है, यहाँ पे 14 लिखा है, ठीक है दोस्तों। अब या तो हम ये करें कि इसको ही 14 बना दें, या तो ये करें इसको हम 17 बना दें, ठीक है दोस्तों। तो इसे किस प्रकार घात को हम बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, तो याद रखिए घात को बाईं या दाईं ओर आप करके घटा या बढ़ा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे 17, यहाँ पे हमें 17 लाना। अब देखिए ये केवल लिखा है 5, कितना लिखा है, केवल 5। अब देखिए यहाँ पे हमें 17 करना, तो मतलब दशमलव को, ठीक है, दशमलव को बाईं ओर ले जाते हैं तब 10 की घात प्लस में होती है, ठीक है दोस्तों। दशमलव को बाईं ओर ले जाते हैं तो 10 की घात प्लस में, और दाईं ओर ले जाते हैं तो 10 की घात माइनस में होता है, ये बात याद रखिए। अब देखिए हमें 3 अंक ले जाना है तो 17 हो जाएगा, तो देखिए 1 2 3, ठीक है दोस्तों। तो 14 3 होता है 17, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 17, ठीक है। 3 अंक हम इसे बाईं ओर ले गए तब ये कितना हो गया, 17। अब इसको हम जोड़ या घटा सकते हैं। देखिए जब तक घात बराबर नहीं तो उसको ना तो जोड़ सकते हैं आप, ना घटा सकते हैं, तो इसलिए उसकी घात पहले बराबर करेंगे, उसके बाद अगर जोड़ेगा तो जोड़ेंगे और घटेगा तो घटाएंगे। तो यहाँ पे वैसे ही लिखा। अब इसको देखिए हमने थोड़ा से बदलाव किए, ठीक है। 17 हो गया। 17 कैसे हुए, तो दशमलव को इसको हम बाईं ओर ले गए 3 अंक, ठीक है, तो क्या हो गया, 17 हो गया, ठीक। अब देखिए 17 17 ये वैसे ही हो जाएगा। इसमें अगर आप इसको जोड़ देंगे, ठीक है, अगर इसमें आप इसको जोड़ देते हैं तो ये आ जाएगा 18.405, ठीक दोस्तों। अगर नहीं आता तो आप इसको ऐसे रफली कर सकते हैं, ये 4 दशमलव को दशमलव के सामने लगा दीजिए, ठीक है। ये इस प्रकार लिख के आप जोड़ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये 5 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 4 और ये 18 ही, ठीक दोस्तों। तो ये आप लोग इस प्रकार इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जोड़ेंगे इतना आ जाएगा। अब देखिए बस इसमें हमें गुणा करना है, इसमें गुणा करेंगे तो इतना आएगा। 19 में से 17 जाएगा, -2 आएगा। अब देखिए दशमलव को 1 अंक इधर ले जाएंगे तो इसमें से 1 और घट जाएगा, तो 1 अंक ले गए तो यहाँ पे 1 माइनस हो गया और इसका ये आंसर आ गया यहाँ पे ओम इनवर्स और सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है दोस्तों। तो ये उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छे से बहुत समझ में आई होगी, और वीडियो अगर आपको अच्छे समझ में आई तो आप ज़रूर इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। तो अगली वीडियो में हम मिलेंगे आपसे अगला पेपर के साथ, जो कि तीसरा पेपर होगा। तो इसको भी आप लोग अच्छी तरीके से लगाने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।